हेलो विद्यार्थियों, मैं राजकुमार टेलर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूडवा सीकर से। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनके स्रोत क्या है, ये हमारे संविधान के किस भाग में हैं, इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, इन अनुच्छेदों के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। आज के इस वीडियो में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे: नीति निर्देशक तत्व और उनका क्रियान्वयन। नंबर 2, निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में मुख्य अंतर। विद्यार्थियों, वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। व्यवस्थापिका ने समय समय पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को कानून के माध्यम से लागू किया है। इसका पहला उदाहरण है भूमि सुधार। भूमि सुधार का उल्लेख हमारे संविधान की 9वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। हमारे देश में प्राचीन समय से जमींदारी प्रथा लागू थी, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का अधिकार था और किसानों के पास कोई ज़मीन नहीं थी, उनको सिर्फ जोतने का अधिकार दिया गया था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू किया गया, अर्थात काश्तकारों को ज़मीनों का हक दिया गया। दूसरा है पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। इसके लिए 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू उन्होंने नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया और उसके बाद से 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन 1993 से शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन को दर्जा दिया गया, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तीसरा उदाहरण है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स प्लान। देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई, अर्थात 5 वर्षीय प्लान बनाया गया था। इसके लिए 15 मार्च 1950 को संसद के द्वारा कानून बनाकर योजना आयोग का गठन किया गया। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है। इन योजनाओं के अंतर्गत कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लगातार जारी है। क्रियान्वयन का चौथा उदाहरण है कमजोर वर्गों का कल्याण। प्रतिनिधि संस्थाओं में, विधानसभाओं और लोकसभाओं में SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरा, अस्पृश्यता निवारण के लिए अर्थात छुआछूत के लिए जाति के आधार पर जो छुआछूत की प्रथा पहले प्रचलित थी, उसके लिए कठोर कानून का निर्माण किया गया है। तीसरा बिंदु है शैक्षिक उन्नयन के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा में अभिवृद्धि के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार और छात्रवृत्तियां लागू की गई है। चौथा बिंदु है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया गया 65वें संविधान संशोधन के द्वारा और उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर शासन में महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। क्रियान्वयन का 5वां उदाहरण है सामाजिक सुरक्षा। नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना और मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जैसे कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं। नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए ये सामाजिक सुरक्षा का नीति निर्देशक तत्वों का जो तत्व था क्रियान्वयन किया गया है, अर्थात ज़मीनी स्तर पर इनको लागू किया गया है। छठा उदाहरण है बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसका कारण था आर्थिक समानता स्थापित करना। आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात जो विषमता थी, गरीब और अमीर के बीच में बहुत अंतर था, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जीवन बीमा, परिवहन, कोयला और प्रमुख बैंकों आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अगला उदाहरण है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया गया। इसके लिए सस्ता और शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए लोक अदालतों की व्यवस्था की गई और त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में अगला उदाहरण है अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व को लागू कर शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया है, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अनुच्छेद 21 में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार लागू किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें क्या प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है और स्कूलों में मिड डे मील का कार्यक्रम शुरू किया गया है, अर्थात बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है, भोजन दिया जाता है। अगला उदाहरण है संपत्ति के अधिकार संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। पहले 7 मूल अधिकार थे, पहले हम पढ़ चुके हैं। 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है और इसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया है। आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन का अगला उदाहरण है समान कार्य के लिए समान वेतन। वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर आजीविका में भेदभाव को दूर करने के लिए स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था की गई, अर्थात वर्ग, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया है और आजीविका के लिए स्त्री और पुरुषों को एक ही प्रकार के कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहारिक स्तर पर लागू किया गया, इनका क्रियान्वयन किया गया है। अगला टॉपिक है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में 4 अंतर बताइए। तो विद्यार्थियों, पहला अंतर है मूल अधिकार वाद योग्य है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के मूल अधिकारों का किसी भी व्यक्ति, संस्था या सरकार के माध्यम से अतिक्रमण किया जाता है तो व्यक्ति न्यायपालिका की शरण लेकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, अर्थात न्यायालय में इस पर मामला शुरू होता है, केस दायर होता है और उसकी सुनवाई होती है और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनको लेकर के कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकता, अर्थात न्यायपालिका में इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि नीति निर्देशक तत्व
सरकारों के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार इन तत्वों का अनदेखी नहीं कर सकती। दूसरा अंतर है मूल अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं, अर्थात ये वास्तव में संविधान प्रदत्त अधिकार हैं और नागरिकों को अपने जीवन स्तर के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अवसर प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी है। नीति निर्देशक तत्व समाज के लिए नैतिक बंधन है, अर्थात एक कर्तव्य की तरह है कि हमें समाज में समानता स्थापित करनी चाहिए, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी जाति है, वर्ग है, लिंग है, जन्म स्थान है, इनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात इनको समाज के नैतिक बंधन के रूप में माना गया है। तीसरा अंतर है मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए अधिकार हैं, इनका हनन होने पर न्यायपालिका हमारे अधिकारों की सुरक्षा करती है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्धारक हैं, उनके पथ प्रदर्शक हैं, अर्थात सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लोकहित के लिए, समानता स्थापित करने के लिए इन तत्वों का क्रियान्वयन कर लागू कर सकती है। चौथा अंतर है मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, अर्थात हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को राजनीतिक स्तर पर अपने उम्मीदवार का चयन करने, चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना, अपने अधिकार का प्रयोग करना, मताधिकार का प्रयोग करना, तो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, अर्थात समाज में समानता स्थापित करना और आर्थिक विषमता को दूर करना।